हेलो, मैं हूं मैट इब्राहिम और मैं स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पढ़ाता हूं। वेलकम टू थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट द पॉडकास्ट। जब मैं बिजनेस स्कूल में पढ़ाता हूं, मेरे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनते हैं, नोट्स लेते हैं, पोलाइटली क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन घर पहुंचने पर कहानी कुछ और होती है। मेरे किड्स न सुनते हैं, न पोलाइटली बिहेव करते हैं। वहां मेरी पावर कुछ और ही होती है। पावर हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जिंदगी में गहराई तक फैली होती है। आज मैं बेहद एक्साइटेड हूं क्योंकि मेरे साथ है डेब ग्रुइनफेल्ड, जो जीएसबी में जोसेफ मैकडॉनल्ड प्रोफेसर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है। डेब का रिसर्च इस बात पर केंद्रित है कि ऑर्गेनाइजेशंस और सोशल स्ट्रक्चर्स हमें कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। वे एक बेहद पॉपुलर कोर्स पढ़ाती है, एक्टिंग विद पावर, और अभी इसी नाम की एक नई किताब भी लॉन्च की है, एक्टिंग विद पावर, Why we are more powerful than we believe। आजकल हम सब घर से काम कर रहे हैं, तो डेब और मैं वर्चुअल ही मिल पाए। और डेब, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और आपकी नई किताब पर बधाई। मैं अभी पढ़ रहा हूँ और सच कहूँ तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। ओह, ये तो बहुत अच्छा लगा सुनकर, थैंक यू। और हाँ, लॉन्च के दूसरे तरफ पहुंच जाना सच में राहत है। सो चीयर्स टू दैट। मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आप पावर को कैसे डिफाइन करती हैं? और ये पावर हमारे रिश्तों में, चाहे वो वर्क रिलेशनशिप्स हो या घर के, कैसे दिखाई देती है? पावर ऐसा टॉपिक है जिसे लोग बहुत अलग अलग तरीकों से समझते हैं। अक्सर हम गलती से सोच लेते हैं कि पावर कोई पर्सनल क्वालिटी है, जैसे कुछ लोगों के पास नेचुरली होती है और दूसरों के पास नहीं। लेकिन असली सच ये है कि पावर हमारे रिलेशनशिप्स से आती है और इस पर निर्भर करती है कि हम रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करते हैं। पावर का कोर आइडिया ये है, जिन लोगों को एक दूसरे की जरूरत होती है उनके बीच दोनों के पास पावर होती है, लेकिन जो इंसान दूसरे को कम जरूरत होती है उसके पास ज्यादा पावर होती है। तो पावर बेसिकली इस पर टिकी है, हम अपने रिलेशनशिप्स में कितना वैल्यू ऐड करते हैं और हमारे पार्टनर्स के पास हमारे अलावा कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं। वर्क प्लेस में पावर कई सोर्सेज से आती है, जैसे फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। अगर हम बॉस हैं तो हमारे पास पोजिशनल पावर है, हम लोगों को काम बता सकते हैं, उनकी बोनस, इवैल्यूएशन, ग्रोथ पर हमारे फैसले असर डालते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि इनफॉर्मल सिचुएशंस में भी वही पावर डायनामिक्स दिखते हैं। पीयर्स के बीच भी पावर डिफरेंसेस होते हैं। कभी एक दोस्त को दूसरे की ज्यादा जरूरत होती है और वो थोड़ा पावरलेस फील कर सकता है क्योंकि उसे रिलेशनशिप को मेंटेन करने में ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है। और ये बात मैरिजेस पर भी लागू होती है। मुझे पता है ये सवाल हमेशा उठता है, इसलिए पहले ही बता रही हूँ। राइट। हम सबको मैरिज में इक्वालिटी का आइडिया बहुत पसंद है, लेकिन सच कहूँ तो असली जिंदगी में इक्वालिटी एग्जैक्टली उस तरह से नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। असल में कपल्स पावर डिफरेंसेस को इस तरह मैनेज करते हैं कि हर किसी के पास अलग अलग एरियाज में पावर होती है। कुछ डिसीजंस आप लेते हो, कुछ डिसीजंस आपके स्पाउस लेते हैं, और शायद यही प्रैक्टिकल इक्वालिटी है। लेकिन फिर भी ये सब इस बात पर आता है कि हम दूसरों को कितना प्लीज करना चाहते हैं और उन्हें अपनी बात मनवाने देने में हमें कितनी जरूरत महसूस होती है। जितनी ज्यादा जरूरत उतनी कम पावर, जितनी कम जरूरत उतनी ज्यादा पावर। सिंपल डायनामिक्स। डेब, मुझे नहीं पता था कि हमारी कॉन्वर्सेशन आज थेरेपी सेशन बन जाएगी। पहले तो आपने मुझे हाई स्कूल में ले जाकर छोड़ दिया और फिर मेरी रिलेशनशिप तक ले आई। पावर एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत सारी डायनामिक्स आती हैं और ये लोगों को काफी डिफरेंट तरीकों से इन्फ्लुएंस कर सकती है। मुझे पता है कि आपने एक्टर्स के साथ भी काम किया है ताकि ये समझा जा सके कि पावर अलग अलग सिचुएशंस में कैसी दिखती है या कैसे बिहेव करती है। तो आपने जो कुछ सीखा है उसके आधार पर मैं जानना चाहूंगा कि नॉन वर्बल बिहेवियर और प्रेजेंस में पावर कैसी दिखती है। जरूर, मैं कोशिश करूंगी कि कुछ ऐसे सिंपल शब्दों में समझाऊं जिन्हें आपके लिसनर्स आसानी से याद रख सकें जब वो पावर के बारे में सोचें। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो बात यह है कि हमारा बॉडी लैंग्वेज पावर को कैसे प्रोजेक्ट करता है। सबसे पहली चीज, क्या आप स्क्वायर हैं या नहीं? स्क्वायर होने का मतलब है कि आप सामने वाले की तरफ सीधा फेस कर रहे हों, आपका वेट दोनों पैरों पर बराबर हो। अगर आप साइड की तरफ मुड़ गए, सिर थोड़ा टिल्ट कर लिया या वेट एक हिप पर रख लिया,
तो ये सब आपके पावर सिग्नल को वीकन करता है। सामने वाले को लगता है कि आपके पास उतना अथॉरिटी या कॉन्फिडेंस नहीं है। तो पहला रूल, स्क्वायर रहो। दूसरा पॉइंट है स्टिलनेस यानी स्थिरता। जब हम एंग्शियस होते हैं तो हमारा शरीर अलग अलग डायरेक्शंस में एनर्जी लीक करता रहता है। हम फिजेट करते हैं, कपड़ों से खेलते हैं, नाखून छूते हैं, बाल संवारते रहते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें, जिन लोगों के पास असली अथॉरिटी होती है वो अक्सर बहुत स्टिल और फोकस्ड होते हैं। समझ रहा हूँ। एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी पावर दिखाने में बहुत रोल निभाता है। और खास बात, सिर की स्थिरता बहुत बड़ा सिग्नल है। अक्सर आपने नोट किया होगा कि जब कोई अथॉरिटी के साथ बोल रहा होता है तो उनका हेड ऑलमोस्ट बिल्कुल स्टिल रहता है, जबकि बाकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कंट्रोल्ड होती है। इससे सामने वाले को लगता है कि ये इंसान ग्राउंडेड, कॉन्फिडेंट और इन कंट्रोल है। हाल ही में मैं कुछ यंग कंपनी फाउंडर्स के साथ काम कर रही थी। उनमें से एक ने बताया कि उसके मेंटोर ने उसे सलाह दी थी कि मीटिंग में जाने से पहले वो अपना हेड ड्रेस पहन लिया करे, ताकि वो एक्चुअली स्टिलनेस प्रैक्टिस कर रहा था, खासकर अपने सिर की स्टिलनेस। सोचिए, अगर आप इमेजिन करें कि आपने एक भारी सी क्राउन या हेड ड्रेस पहना है तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी पोस्चर सीधा हो जाता है, नेक लंबी रहती है और सिर अपने आप बहुत कम हिलता है। तो ये हेड ड्रेस ट्रिक एक्चुअली लोगों को स्टिलनेस मेंटेन करने में मदद करती है। स्टिलनेस के बाद दूसरा बड़ा टूल है साइलेंस। बहुत लोग ऑकवर्ड साइलेंस को भरने के लिए बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से आप अपनी पावर दे देते हैं। साइलेंस को होल्ड कर पाना बिना घबराए अक्सर पावर बैलेंस को आपके साइड में शिफ्ट करता है। और फिर आता है स्प्रेडिंग आउट। हम जानते हैं कि एनिमल्स पावर दिखाने के लिए अपने बॉडी को बड़ा दिखाते हैं, आर्म्स बाहर, लेग्स फैलाकर, बॉडी ओपन, यानी क्लासिक मैन स्प्रेडिंग जैसा लोग कहते हैं। हाँ, वही वाला। लेकिन प्रोफेशनल और जेंडर न्यूट्रल तरीके से इसे समझें तो सिंपल रूल है, अपने चेस्ट को खुला रखें। क्लोज्ड ऑफ पॉस्चर जैसे हाथ क्रॉस करना, कंधे सिकोड़ना आपको छोटा और कम पावरफुल दिखाता है। ओपन चेस्ट, ओपन पॉस्चर ये इंस्टेंटली पावर प्रोजेक्ट करता है। राइट। तो जब आप अपने शोल्डर्स पीछे रखते हैं और चेस्ट ओपन रखते हैं तो इससे एक तरह की जेनरोसिटी और फियरलेसनेस दिखती है। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, छिप नहीं रहे। जब मैं ये सब पढ़ाता हूँ और लगता है कि ये आपकी बातों से काफी मैच करता है, मैं इसे 4 वर्ड्स में समझाता हूँ: बिग, बैलेंस्ड, स्टिल और स्लो। यानी बड़ा दिखना, बैलेंस्ड रहना, स्टिल रहना और स्लो मूवमेंट्स, यही पावर शो करते हैं। बिल्कुल। एक और चीज है जिसे मैं मेंशन करती हूँ, और ये थोड़ी उस टेरिटरी में जाती है जहाँ कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल महसूस होता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हम स्पेस का इस्तेमाल कैसे करते हैं और उससे पावर कैसे कम्युनिकेट होती है। अगर आप ध्यान से देखें कि हाई पावर और लो पावर लोग कैसे इंटरैक्ट करते हैं तो आपको पता लगेगा कि जो हाई स्टेटस लोग होते हैं उनके पास एक तरह का राइट होता है कि वो दूसरे लोगों की पर्सनल स्पेस में आसानी से घुस सकते हैं, और ये हमेशा रेसिप्रोकल नहीं होता। मतलब जब हम किसी के बहुत करीब खड़े हो जाते हैं, उनकी तरफ झुकते हैं, उनके शोल्डर पर हाथ रखते हैं या कैजुअली टच करते हैं, ये सब एक तरह का सटल अग्रेशन दिखाता है, एक सिग्नल कि हमारे पास ज्यादा पावर है। ऑन द अदर हैंड, जब हम डिस्टेंस बनाए रखते हैं, पीछे हट जाते हैं या दूसरे को बहुत ज्यादा स्पेस देते हैं, तो वो बिल्कुल ऑपोजिट मैसेज भेजता है कि सामने वाला ज्यादा पावरफुल है या हम थोड़ा डेफर कर रहे हैं। एक और छोटा एक्सपेरिमेंट है, ये नोटिस करना कि आपके आर्म्स आपके बॉडी से कितनी देर दूर रहते हैं। हम इस पर अपनी क्लास में काफी काम करते हैं। देखिए, किसी पर उंगली दिखाना, जैसा पिछले साल न्यूज में नैन्सी पेलोसी के साथ बहुत देखा, ये एक बहुत ही अग्रेसिव, ऑलमोस्ट इंटिमिडेटिंग जेस्चर होता है। जब भी हम अपने हाथों का इस्तेमाल करके किसी की तरफ मूव इन करते हैं, उनकी पर्सनल स्पेस को पुश करते हैं, उसमें एक तरह की धमकी या दबाव झलकता है। मैसेज ये जाता है कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। इसलिए ये ऑब्जर्व करना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप भी कभी थोड़ा आगे बढ़कर किसी की स्पेस में एंटर करें तो कैसा फील होता है, आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी। मुझे लगता है इन सारी चीजों को एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है,
इससे लोगों को पता चलता है कि वो अपने पावर डायनामिक्स को कैसे बदल सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत से लोग बस हैबिट से बिहेव करते रहते हैं, बिना ये सोचे कि अगर वो थोड़ा अलग तरीके से मूव करें, पॉज लें या स्पेस यूज करें तो कितना फर्क पड़ सकता है। और मुझे पता है कि आप अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट से ये सब एक्चुअली ट्राई करवाते हैं, और मेरे हिसाब से सीखने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये सब देखना काफी फैसिनेटिंग होता है। और पता है, लोग अक्सर कहते हैं, अरे ये तो बड़ा अननेचुरल लग रहा है, इनऑथेंटिक लगता है, जब तक कि वो इसे कर नहीं लेते। और फिर उन्हें एहसास होता है, ओह वेट, मेरे अंदर तो ये वाला हिस्सा ऑलरेडी मौजूद है, मैं ये नेचुरली कर सकता हूँ, ऑथेंटिकली भी। बस सही माइंडसेट में आना पड़ता है, सही इंटेंशन के साथ करना पड़ता है, और यही तो ग्रोथ है। बिल्कुल, ये पूरी तरह उस परमिशन देने के बारे में है, खुद को अलाउ करने के बारे में, कि आप नए तरीके ट्राई कर सकें। क्या आपके पास लैंग्वेज और पावर से जुड़ी कुछ इंसाइट्स हैं? क्योंकि मैं एक चीज अक्सर नोटिस करता हूं, हम बहुत हेजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो बातें जैसे काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, आई थिंक और मेरी नजर में, ये सारे शब्द हमारी मोजो कम कर देते हैं। आपका क्या मानना है? वर्ड्स का चुनाव पावर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? बिल्कुल। देखिए, एक चीज जो मैंने एक्टर्स के साथ काम करते हुए सीखी है, अथॉरिटेटिव बोलने का एक तरीका है पूरी साफ सुथरी सेंटेंसेस बोलना। ये सेंटेंसेस बहुत लंबे नहीं होते, बस उनका एक क्लियर बिगिनिंग और क्लियर एंड होता है। ये बोलने का तरीका आपके एक्सप्रेशन को डिसाइसिव और अथॉरिटेटिव बनाता है। ऐसा स्टाइल जो डिस्कशन का दरवाजा थोड़ा कम खोलता है। अब जो हेजिंग वर्ड्स आप बोल रहे थे, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, आई थिंक, ये सारे छोटे छोटे संकेत होते हैं कि हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं हैं, कि हम रेडी हैं कि कोई चैलेंज करे या सवाल पूछे। और हाँ, ये आपकी मोजो को थोड़ा अंडरकट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहां थोड़ा सा अनसर्टेनिटी दिखाना एक्चुअली पॉजिटिव हो सकता है। कभी कभी ह्यूमिलिटी दिखाना, ये जताना कि शायद आपके पास सारे आंसर्स नहीं है, ये भी एक अच्छी चीज है। मुझे लगता है यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है जो आपने बोला, पर्पसफुलनेस। बहुत लोग इन शब्दों का इस्तेमाल आदत से कर देते हैं, सोच समझकर नहीं। लेकिन जब इन्हें स्ट्रेटेजिकली यूज किया जाए, तब ये एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल बन सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। कम्युनिकेशन में भी यही बात लागू होती है। हम लोग अक्सर आदत से बोल देते हैं, और यही तो हम अपनी क्लासेस में सिखाते हैं, हैबिट्स को चॉइसेस में बदलना। और यहाँ भी वही बात है, ये कॉन्शियस चॉइस हो सकती है, ना कि कोई पुरानी आदत जो बस अपने आप निकल जाती है। हाँ, मुझे लगता है ये सोचना वाकई मदद करता है। अब जैसे हम हर एपिसोड के एंड में करते हैं, मैं अपने हर गेस्ट से 3 सेम सवाल पूछता हूं। उम्मीद है कि आप भी तैयार हैं इनका जवाब देने के लिए। हाँ बिल्कुल, रेडी हूँ। ग्रेट। तो पहला सवाल, अगर आपको अब तक मिली सबसे अच्छी कम्युनिकेशन सलाह को 5 से 7 शब्दों की एक प्रस्तुति स्लाइड टाइटल में समेटना हो, तो वो क्या होगी? ठीक है, देखते हैं क्या मैं इसे 5 से 7 वर्ड्स में समराइज कर पाती हूँ। मेरी सबसे पसंदीदा सलाह ये है, सीन का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान आप नहीं होते। वाह, मुझे ये बहुत पसंद आया। थोड़ा और बताइए। ये प्रोवोकेटिव है, दिलचस्प भी। हाँ, ये बड़ी कमाल की सलाह है। मैंने ये एक डायरेक्टर से सुना था। वो 2 स्टूडेंट्स के साथ काम कर रही थीं। दोनों एक स्क्रिप्ट पढ़कर कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस कर रहे थे, काफी सेल्फ कॉन्शियस फील कर रहे थे, बार बार उनसे पूछ रहे थे कि लाइन कैसे बोलें, सही लग रहा है या नहीं। डायरेक्टर ने उनसे पूछा, इस सीन का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान कौन है? दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, सोच रहे थे शायद वो क्योंकि वो पहले बोलती है, या शायद वो क्योंकि उसके पास ज्यादा पावर है। फिर डायरेक्टर ने उन दोनों को देखा और लड़के से कहा, इस सीन का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान वो है, तुम नहीं। अपने आप से बाहर आओ। बहुत ही पावरफुल इंसाइट। इस सीन का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान वो है। फिर डायरेक्टर ने लड़की की तरफ देखा और पूछा, और तुम्हारे हिसाब से इस सीन का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान कौन है? लड़की बोली, मैं? डायरेक्टर ने कहा, नहीं, इस सीन का सबसे महत्वपूर्ण इंसान वो है। राइट। अपने आप से बाहर आओ, अपने आप हट जाओ,
समझ रही हो ना? मेरे हिसाब से एक कम्युनिकेटर के तौर पर सबसे यूजफुल स्किल यही है, अपना ध्यान खुद से हटाकर दूसरे इंसान पर लगाना। राइट। और जितना आप कोशिश करोगे कि सामने वाला इंसान अच्छा फील करे, स्मार्ट लगे, कहानी या इंटरैक्शन से कुछ सीख कर जाए, उतना ही आपकी कम्युनिकेशन पावरफुल होती जाती है। और सबसे बड़ा बोनस ये है कि जब आपका ध्यान खुद पर रहता ही नहीं, जब आपके पास अपने बारे में सोचने की मेंटल स्पेस ही नहीं बचती, तब ना डर रहता है, ना एंग्जाइटी, ना शर्मिंदगी, कुछ भी नहीं। और तब ऑडियंस भी दिखती नहीं है, वो टेंशन ही खत्म हो जाती है। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में हम हमेशा यही कहते हैं कि ऑडियंस के लिए बोलो, उनकी जरूरतें समझो, ये आपके बारे में नहीं होता। बिल्कुल। और ये चीज आपने बहुत अच्छे से हाईलाइट की है। तो चलिए अगला सवाल पूछते, ऐसा कौन सा कम्युनिकेटर है जिसे आप एडमायर करती हैं और क्यों? इस समय मेरा फेवरेट कम्युनिकेटर एंड्रयू कुओमो है, और इसकी वजह यह है कि जो चीज मुझे लगता है लीडर्स के लिए सबसे जरूरी है समझना, वो ये कि जब आप पावर या अथॉरिटी की पोजीशन में होते हैं तो आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप किसी और की कहानी में अपना रोल अच्छे से निभाएं। और मैंने उन्हें ये बात कहते हुए सुना है। ट्रेवर नोआ ने उनसे पूछा था कुछ दिन पहले, आप प्रेसिडेंट को जवाब क्यों नहीं देते? जब वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो आप पलटकर जवाब क्यों नहीं देते? क्यों इरिटेशन दिखाते नहीं? तो उन्होंने कहा, मेरी फीलिंग्स का मेरी पब्लिक अपीयरेंस से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मेरी पर्सनल भावनाएं इस बात को डिसाइड नहीं कर सकती कि मैं कैसे दिखूंगा या बिहेव करूंगा। मेरा काम है न्यूयॉर्क स्टेट को चलाना। और जो वर्ड्स उन्होंने यूज नहीं किए, लेकिन मैं कहूंगी, उनका काम है लोगों के लिए एक सुरक्षा और स्थिरता का बेस बनना। और यही रीजन है कि मैं उन्हें एडमायर करती हूँ। अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनका बोलने का तरीका देखें, तो कई बार हमें ये जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो क्या कह रहे हैं। और सच कहूँ तो कई बार उन्हें खुद भी सारे आंसर्स नहीं पता होते। राइट। लेकिन जिस तरह वो हर दिन सामने आते हैं टाइम पर, अपनी यूनिफॉर्म में, पीछे स्टेट सील, फ्लैग्स, आसपास एक्सपर्ट्स, और फिर इतने शांत, कंट्रोल्ड, रीअश्योरिंग तरीके से बोलते हैं, वो हमें इनडायरेक्टली ये बता रहे होते हैं, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। और जब किसी जगह क्राइसिस हो, केओस हो, तो हमें लीडर्स से बिल्कुल यही चाहिए होता है। मैं सच में एडमायर करती हूँ जिस तरह वो ये सब हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि सच कहूँ तो वो भी हमारे जैसे ही डर रहे होंगे। उनके भी फैमिली मेंबर्स बीमार रहे हैं, और न्यूयॉर्क में तो हालात एकदम नाइटमेयर जैसे थे। और इंटरेस्टिंग बात ये है, जब मैं उन्हें देखती हूँ तो रियलाइज होता है कि उन्हें भी सारे आंसर्स नहीं पता। उन्हें भी नहीं पता कि अगला राइट स्टेप क्या होगा। उन्हें भी नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। हमारी तरह ही अनिश्चितता है। लेकिन जिस तरह वो कम्युनिकेट करते हैं, वो हमें अलाउ करता है कि हम थोड़ा आराम से सांस लें, अपना काम करें और पैनिक न करें, क्योंकि वो बिहेव कर रहे हैं जैसे एक लीडर को करना चाहिए। मेरे लिए ये पावर और अथॉरिटी को सही तरह से ओन करने की एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि दुनिया भर के लोग उन्हें देख रहे हैं, न सिर्फ इसलिए कि वो क्या कह रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वो कैसे कह रहे हैं, कैसे शो अप कर रहे हैं। राइट। और उन्हें इस पूरी चीज का थिएटर समझ में आता है। और मुझे लगता है कि पावर को समझने और यूज करने के लिए ये एक्टिंग और रोल प्ले वाला कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन में असल में सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, पूरा सीन होता है। आई लाइक दैट फ्रेज यू यूज्ड, द थिएटर ऑफ इट। हमारी कम्युनिकेशन में सच में बहुत सारा थिएटर होता है, पर हम में से ज्यादातर लोग उस पूरे सीन को देखने की बजाय बस एक दो चीजों पर ही फोकस कर लेते हैं। सो थैंक यू फॉर दैट। चलिए अब आखिरी सवाल, एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन रेसिपी के पहले 3 इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? सबसे पहला इंग्रेडिएंट, सोशल रोल। मतलब ये जानना कि आप किस रोल में हैं, इस सीन में आपका पार्ट क्या है। दूसरा इंग्रेडिएंट, विजुअल फोकस, यानी अपनी नजरें और ध्यान दूसरों पर और रियल वर्ल्ड चीजों पर रखना, ना कि अपने आप को देखना या ओवर मॉनिटर करना। राइट। और तीसरा इंग्रेडिएंट, उदार हृदय, मतलब बातचीत में एक खुले दिल से आना, दूसरे को सपोर्ट करने की इंटेंशन के साथ। वाओ, ये तीनों पॉइंट्स, सोशल रोल, विजुअल फोकस और जेनरस हार्ट, बहुत ही सुंदर तरीके से सम अप करते हैं वो सारी सीखें जो आपने हमें पावर और कम्युनिकेशन के बारे में बताई। डेब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सच में अप्रिशिएट करता हूँ
आपके इंसाइट्स और गाइडेंस। मुझे खुशी हुई मैट, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इस टॉपिक में इतना इंटरेस्ट रखते हैं और इन चीजों पर आपसे बात करके हमेशा मजा आता है। थैंक यू। हम सब अपनी पावर को समझकर उसे सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी हर इंटरैक्शन को और मीनिंगफुल बना सकते हैं। थैंक यू। थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट द पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, जिसका प्रोडक्शन स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस ने किया है। और एपिसोड्स और जानकारी के लिए gsb.stanford.edu पर जाएं या फिर जहां भी आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हमें सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया पर भी हमसे जुड़ें @stanford.gsb। पिछले कुछ महीनों में मुझे दुनिया भर के लिसनर्स से बात करने का मौका मिला और ये सुनकर बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम जिन प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर यहाँ बात करते हैं, लोग उन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर रहे हैं और उसका उन पर क्या असर पड़ रहा है। ये सच में बहुत इंस्पायरिंग है। पूरी टीम की तरफ से आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। हम नए एपिसोड्स, नई टेक्निक्स और गहरा ज्ञान लाते रहेंगे और हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं। इस शो को जारी रखने में समय और मेहनत लगती है, तो कृपया अपने विचार हमें भेजते रहें। थैंक यू।